आज हम बात करने वाले हैं खसरा के बारे में, यानी कि मीज़ल्स के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि मीज़ल्स आखिर होता क्या है, मीज़ल्स होने के कारण क्या है, मीज़ल्स के लक्षण क्या है और इलाज क्या है, और इसके साथ साथ घरेलू उपाय के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बदलते मौसम में अक्सर बच्चों और बुजुर्ग लोगों को कई इन्फेक्शन होने की आशंका बनी रहती है, जो कि सामान्य बुखार, सर्दी, जुकाम से लेकर गंभीर खसरा यानी मीज़ल्स तक भी हो सकता है। बाकी सामान्य इन्फेक्शन को छोड़ दे तो खसरा सबसे गंभीर है, क्योंकि इसकी वजह से गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि अब खसरा खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के पास इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है और इसी वजह से यह और भी ज़्यादा गंभीर साबित होता है। बुजुर्ग लोगों की तुलना में यह खसरा बच्चों को ज़्यादा चपेट में लेता है, लेकिन यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि खसरा क्या है। व्हाट इज़ द मीज़ल्स। खसरा यानी कि मीज़ल्स रोग इन्फेक्शियस वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक यानी इन्फेक्शियस रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकता है। खसरा होने पर इसमें पूरे शरीर में लाल चकत्ते उभर आते हैं। खसरा होने पर यह लाल दाने शुरुआत में सिर पर होते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। खसरा रोग को रूबेला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं खसरा के कितने चरण होते हैं। हाउ मैनी स्टेजेस डज मीज़ल्स हैव। खसरे के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक इसे 4 चरणों में बांटा जा सकता है। यह चरण 2 से 3 सप्ताह तक होते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति होने पर 4 सप्ताह तक भी चल सकते हैं। पहला है ऊष्मायन चरण यानी कि इंक्यूबेशन फेज। इंक्यूबेशन को मीज़ल्स का पहला चरण माना जाता है। इस चरण में व्यक्ति खसरे यानी मीज़ल्स वायरस के संपर्क में आता है। यह आमतौर पर मीज़ल्स के लक्षण शुरू होने से 10 से 14 दिन पहले का होता है। दूसरा है प्रोड्रोमल या कैटेरल फेज। मीज़ल्स के दूसरे चरण को प्रोड्रोमल के नाम से जाना जाता है, यानी दूसरे चरण में खसरे के कुछ शुरुआती लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरे चरण में खसरे के बुखार, घबराहट, खांसी, आंख आना यानी कि कंजंक्टिवाइटिस और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तीसरा है रैश या दाने का चरण, रैश फेज। प्रोड्रोमल चरण के 2 से 4 दिन बाद मैक्यूलोपपुलर यानी कि चपटे और लाल रैश क्या दाने दिखाई देने लग जाते हैं। यह खसरा का तीसरा चरण होता है और इस दौरान भी रोगी को दूसरे चरण के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन ये पहले के मुकाबले बढ़े हुए दिखाई दे सकते हैं। इस दौरान आने वाला बुखार 104 डिग्री से लेकर 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, यानी कि 40 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। 4 है रिकवरी या पुनरावृत्ति चरण। रिकवरी फेज, इस चरण में आते आते मरीज रिकवरी होने लगता है। इस चरण में यानी रोगी आमतौर पर दाने आने के 4 दिन बाद तक संक्रमित होते हैं। फिर धीरे धीरे खसरा का असर कम होने लगता है। जब यह चरण आता है तो बुखार आदि जैसे लक्षण भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं और साथ ही दोनों से भी छुटकारा मिलना शुरू होता है। अब जानते हैं खसरा होने के कारण क्या है। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ मीज़ल्स। खसरा पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली के एक वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये वायरस छोटे परजीवी रोगाणु होते हैं। एक बार जब आप संक्रमित हो जाते हैं तो वायरस शरीर में पूरे मौजूद कोशिकाओं पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए सेल्यूलर घटकों का उपयोग करता है। खसरा का वायरस सबसे पहले श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, हालांकि यह अंततः रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। खसरा केवल मनुष्यों में होता है, इसके अलावा ये किसी भी दूसरे जीव में नहीं होता है। जब एक व्यक्ति खसरे से जूझ रहा होता है तो उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी इसके होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यह वायरस छींकने और खांसने से हवा में फैल जाता है, जो कि दूसरे व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक फैलने वाली बीमारी है।
अब बात करते हैं खसरे के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मीजल्स। खसरे के संकेत और लक्षण वायरस के संपर्क में आने से लगभग 10 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। खसरे के संकेत और लक्षण में आमतौर पर सामान्य से तेज बुखार आना, सूखी खांसी होना, लगातार नाक बहना, गले में खराश बना रहना, आंखों में सूजन आना यानी कि कंजंक्टिवाइटिस, गाल के अंदरूनी परत पर मुंह के अंदर पाए जाने वाले लाल रंग की पृष्ठभूमि पर नीले सफ़ेद केंद्र वाले छोटे सफ़ेद धब्बे जिन्हें कॉपलिफ्ट स्पॉट भी कहा जाता है, बड़े चपटे धब्बों से बना एक त्वचा लाल चकत्ते जो अक्सर एक दूसरे में प्रभावित होते हैं। एक व्यापक त्वचा लाल चकत्ते खसरे का एक क्लासिक संकेत देता है। ये दाने 7 दिनों तक रह सकते हैं और आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने से 14 दिन तक के भीतर भी दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं खसरे के जोखिम कारक क्या है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर मीजल्स। पहला है टीकाकरण न लिया हो। यदि आपको खसरे का टीका नहीं मिला है तो आपको खसरे के होने की अधिक संभावना होती है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा यानी कि फॉरेन ट्रिप। यदि आप विकासशील देशों की यात्रा करते हैं जहां खसरा अधिक आम है तो आपको बीमारी होने के अधिक खतरा रहता है। तीसरा है विटामिन ए की कमी होना। यदि आपके आहार में पर्याप्त विटामिन ए नहीं है तो आपको अधिक गंभीर लक्षण और जटिलताएं होने की संभावना है। 4 है 5 साल की उम्र के छोटे बच्चे। बड़ों के मुकाबले खसरा वायरस छोटे बच्चों को ज़्यादा चपेट में लेता है। 5 है 20 साल तक युवा। इस उम्र तक अक्सर बच्चों को इम्यून सिस्टम सही से विकसित नहीं हो पाता है जिसकी वजह से उन्हें खसरा होने का खतरा बना रहता है। 6 है गर्भवतियाँ। शरीर में चल रहे लगातार हार्मोनल बदलाव की वजह से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को खसरा होने का खतरा रहता है। 7 है कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि किसी बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लग जाए तो उसकी वजह से भी खसरा हो सकता है। 8 है खसरे से संक्रमित के संपर्क में आने से। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की चपेट में आ जाते हैं जो कि फिलहाल खसरे से जूझ रहा है तो ऐसे में आपको भी खसरा होने की संभावना बढ़ जाती है। एक आम सवाल है, क्या खसरा हवा में फैलता है? डज मीजल्स स्प्रेड थ्रू द एयर? इसका जवाब है हाँ। यह सत्य है कि खसरा हवा में फैलता है जिसकी वजह से यह एक दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकता है। खसरा श्वसन की बूंदों में और छोटे एरोजोल कणों से हवा के माध्यम से फैल सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति खांसने या छींकने पर वायरस को हवा में छोड़ देता है। यह श्वसन कण वस्तुओं और सतहों पर भी बच सकते हैं। यदि आप किसी दूषित वस्तु जैसे कि दरवाजे के हैंडल के संपर्क में आते हैं और फिर अपने चेहरे या नाक पर मुंह पर छूते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। खसरे का वायरस आपके विचार से अधिक समय तक शरीर से बाहर रह सकता है। वास्तव में यह हवा में या सतहों पर 2 घंटे तक संक्रमित रह सकता है। दूसरा सवाल है, क्या खसरा संक्रामक है? इज मीजल्स कॉन्टेजियस? आपने अभी जाना कि खसरा कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि यह संक्रमण कितना है। खसरे से होने वाली जटिलताओं को देखते हुए भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितना संक्रामक है। एक अति संवेदनशील व्यक्ति जो खसरे के वायरस के संपर्क में आता है उसके संक्रमित होने की 19% संभावना होती है। एक संक्रमित व्यक्ति 4 दिन तक संक्रमित होता है जब तक कि उसकी खास पहचान यानी कि दाने दिखाई नहीं देते हैं। दाने दिखाई देने के बाद रोगी अभी भी 1 और 4 दिनों के लिए संक्रामक होता है। अब बात करते हैं शिशुओं के लिए खसरा कितना खतरनाक है। हाउ डेंजरस इज मीजल्स फॉर बेबीज? आपने इससे पहले जाना कि बड़ों की तुलना में बच्चों को और खासकर शिशुओं को खसरा होने का जोखिम होता है। इसका कारण है टीकाकरण। खसरे का टीका बच्चों को तब तक नहीं दिया जाता जब तक वह कम से कम 12 महीने के नहीं हो जाते हैं। टीके की अपनी पहली खुराक प्राप्त करने के लिए पहले वह समय होता है जब वह खसरे के वायरस के संक्रमित होने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। शिशुओं को निष्क्रिय
प्रतिरक्षा के माध्यम से खसरे से कुछ सुरक्षा प्राप्त करवाई जाती है, जो मां से बच्चों को प्लासेंटा के माध्यम से और स्तनपान के दौरान प्रदान की जाती है। हालांकि शोध से पता चला है कि जन्म से 2.5 महीने बाद या स्तनपान बंद करने के समय में यह प्रतिरक्षा दूर हो सकती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खसरे का कारण जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। इनमें निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस और कान का संक्रमण यानी कि ईयर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें शामिल हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुनवाई हानि यानी कि हियरिंग लॉस यानी बहरापन की भी समस्या हो सकती है। अब जानते हैं खसरा बुजुर्गों के लिए कितना खतरनाक है। हाउ डेंजरस इज मीजल्स फॉर अडल्ट्स। वैसे तो खसरा मूल रूप से बच्चों से जुड़ा एक संक्रामक रोग है जो कि अक्सर बचपन में होता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह बड़ों को अपना शिकार नहीं बनाता। शिशुओं और बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी खसरा होने की संभावना बनी रहती है। खसरा विशेष रूप से उन वयस्कों को अपनी चपेट में लेता है जिन्होंने बचपन में खसरे का टीकाकरण नहीं करवाया होता है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि 1957 के दौरान या उससे पहले पैदा हुए बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से खसरे से प्रतिरक्षा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैक्सीन को पहली बार 1963 में लाइसेंस दिया गया था। इससे पहले अधिकांश लोग अपने किशोरों के वर्षों में स्वाभाविक रूप से संक्रमण के संपर्क में आ गए थे और परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा बन गए थे। अब बात करते हैं, क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी खसरा खतरनाक है? इज मीजल्स डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट वुमन? हाँ, महिलाएं जो गर्भवती है उन्हें भी खसरे का बराबर खतरा बना रहता है, लेकिन देखा जाए तो उन्हें बाकी लोगों के मुकाबले में खसरे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में जिन गर्भवती महिलाओं में खसरे की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उन्हें गर्भावस्था के दौरान जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान खसरा होने से मां और भ्रूण दोनों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को निमोनिया जैसे खसरे से होने वाली जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती होने पर खसरा होने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि पहला है गर्भपात होना, दूसरा है अपरिपक्व प्रसूति यानी कि प्रीटर्म लेबर, तीसरा है जन्म के समय वजन कम होना, चौथा है स्टिल बर्थ। अगर माँ को उसकी डिलीवरी की तारीख के करीब खसरा हो तो माँ से बच्चे भी खसरा फैल सकते हैं। इसे जन्मजात खसरा कहते हैं। जन्मजात खसरे वाले शिशुओं में जन्म के बाद दाने होते हैं या कुछ ही समय बाद विकसित होते हैं। ऐसे शिशुओं जटिलताओं के बढ़ते जोखिम में होते हैं जो कि शिशु के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। यदि आप गर्भवती हैं, आपके पास खसरे की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और आपको लगता है कि आप संक्रमित हो गए हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब बात करते हैं खसरे की वजह से रोगी को क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑकर ड्यू टू मीजल्स। अगर कोई व्यक्ति खसरा वायरस की चपेट में आ जाता है तो उसे पहला है कान का संक्रमण यानी कि ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। खसरे की सबसे आम जटिलताओं में से एक है जीवाणु कान का संक्रमण यानी कि ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस या क्रॉप। खसरे के आपके वॉइस बॉक्स जो है स्वर नियंत्रण लैरिंक्स में की सूजन या आंतरिक दीवारों की सूजन का कारण बन सकता है, जो आपके फेफड़ों यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब्स के मुख्य वायु मार्ग की रेखा बनाते हैं। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया खसरे की एक सामान्य जटिलता है। समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग निमोनिया की एक विशेष रूप से खतरनाक किस्म विकसित कर सकते हैं जो कभी कभी घातक होती है। तीसरा है एन्सेफेलाइटिस। खसरे से पीड़ित लगभग 1000 में से एक व्यक्ति को एन्सेफेलाइटिस नामक एक बीमारी विकसित होती है। एन्सेफेलाइटिस खसरे के ठीक बाद हो सकता है या यह महीनों बाद तक नहीं हो सकता है। 4 है गर्भावस्था की समस्याएं यानी कि प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स। यदि आप गर्भवती है तो आपको खसरे से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यह रोग समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन और मातृ मृत्यु का कारण बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं खसरे की जांच कैसे की जाती है। हाउ इज मीजल्स टेस्टेड। यदि आपको संदेह है कि आपको खसरा है या किसी व्यक्ति को खसरा हो गया है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको यह निर्धारित करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं कि आपको संक्रमण है या नहीं है। डॉक्टर आपकी त्वचा पर लाल चकत्ते की जांच करके और उन लक्षणों की जांच करके
खसरे की पुष्टि कर सकते हैं जो इस बीमारी के लक्षण है, जैसे कि मुंह में सफ़ेद धब्बे, बुखार, सर्दी और गले में खराश। यदि उन्हें संदेह है कि आपके इतिहास और अवलोकन के आधार पर आपको खसरा हो सकता है, तो आपका डॉक्टर खसरा वायरस की जांच के लिए रक्त परीक्षण का आदेश देगा। इस दौरान डॉक्टर रोगी को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं ताकि खसरे की गंभीरता के बारे में स्पष्ट पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है, खसरे का उपचार कैसे किया जाता है। हाउ इज मीजल्स ट्रीटेड। फिलहाल अब तक खसरे जैसी गंभीर संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद खसरे के टीकाकरण की मदद से बच्चे के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाई जाती है ताकि उसे भविष्य में खसरे जैसी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। हालांकि जब कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो उस दौरान कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि पहला है एक्सपोजर के बाद टीकाकरण, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन। शिशुओं के साथ साथ गैर प्रतिरक्षित लोगों को बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खसरा वायरस के संपर्क में आने से 72 घंटे भीतर खसरे का टीकाकरण दिया जाता है। यदि खसरा अभी भी विकसित होता है तो बीमारी में आमतौर पर हल्के लक्षण होते हैं और कम समय तक रहता है। दूसरा है इम्यूनोसेरम ग्लोबुलिन। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जो वायरस के संपर्क में आते हैं, उन्हें प्रोटीन एंटीबॉडी का इंजेक्शन मिल सकता है जिसे इम्यूनोसेरम ग्लोबुलिन कहा जाता है। जब वायरस के संपर्क में आने के यह 6 दिनों भीतर दिया जाता है तो यह एंटीबॉडी खसरे को रोक सकती है, ये लक्षणों को कम करके गंभीर बना सकते हैं। नेक्स्ट है खसरे के लिए दवाएं, मेडिसिन फॉर मीजल्स। पहला है बुखार कम करने वाली दवाएं, फीवर रिड्यूसर्स। आप या आपका बच्चा खसरे के साथ होने वाली बुखार से राहत पाने के लिए एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी ले सकते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। यदि आपको या आपके बच्चों को खसरा होने पर निमोनिया या कान का संक्रमण जैसे जीवाणु संक्रमण विकसित होता है तो आपका डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख सकता है। तीसरा है विटामिन ए। विटामिन ए के निम्न स्तर वाले बच्चों में खसरे के अधिक गंभीर मामले होने की संभावना अधिक होती है। विटामिन ए देने से खसरे की गंभीरता कम हो सकती है। यह आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 लाख आयु की एक बड़ी खुराक के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है खसरे में कौन से घरेलू उपाय अपनाना चाहिए। फॉलो दिस होम रेमेडीज इन मीजल्स। भारत के कई हिस्सों में यानी आज भी जो खसरा फैल रहा है वहाँ पे आज भी खसरे को घर घर पर ठीक कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। अगर आप या आपका बच्चा खसरे से जूझ रहे हैं तो आप आगे बताए गए कुछ खास घरेलू उपायों को अपना सकते हैं जिससे इसे होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। पहला है नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। खसरा वायरस होने पर शरीर में खुजली होना बहुत ही सामान्य है। खुजली होने की वजह से रोगी को न सिर्फ त्वचा से जुड़े नुकसान होते हैं बल्कि वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इस खुजली को कम करने के लिए नीम के पत्ते लाभकारी साबित हो सकते हैं। रोगी की खुजली को कम करने के लिए गुनगुने पानी में नीम के पत्ते डालकर उससे नहा सकते हैं। अगर नहाना संभव नहीं है तो रोगी के आसपास साफ नीम के पत्ते भी रखा जा सकता है। इससे त्वचा पर हुए दानों में खुजली नहीं होगी। इतना ही नहीं, खसरा के ठीक होने के बाद भी रोगी को कुछ दिनों तक नीम के पानी से भी नहाना चाहिए। साथ ही घर में सफाई के लिए नीम के पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन और ज़्यादा न फैले। दरअसल नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल एजेंट्स खसरा वायरस के असर को कम करके इससे राहत दिला सकते हैं। साथ ही नीम में एंटी इन्फेक्शन प्रभावी भी होती है जिससे खसरे के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा है नारियल पानी पिए। खसरा रोग से राहत पाने के लिए नारियल पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह संक्रमण होने पर रोगी अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है और खसरा के कारण हुए चकत्ते की वजह से होने वाली जलन की वजह से उसे काफ़ी समस्या होती है। ऐसे में अगर रोगी को नारियल का पानी दिया जाए तो उसे अंदर से शांति मिलती है क्योंकि यह ठंडा होता है। तीसरा है गुनगुना पानी पिए। जो व्यक्ति खसरे से जूझ रहा है उन्हें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इस दौरान उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या हो सकती है। ऐसे में गुनगुने पानी का सेवन करने से खसरे के दौरान होने वाली सर्दी, जुकाम और नाक बहने से राहत मिलती है। 4 है फ़ोन, टीवी,
कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल न करें। खसरा होने पर आंखों से जुड़ी समस्याएं होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में रोगी को फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, रोगी को किताब आदि भी नहीं पढ़नी चाहिए और न ही तेज़ संगीत सुनना चाहिए। 5 है, जितना हो सके आराम करें। खसरा रोगी को जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें दूसरे लोगों से अलग रहना चाहिए ताकि संक्रमण दूसरे व्यक्ति को न हो। 6 है, संतुलित आहार ले। खसरा होने पर रोगी को आप अपने खाने पीने पर खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी रोगी से लड़ने में आहार दवाओं से ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। आहार के लिए आप अपने डॉक्टर के से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दें कि कोई भी बीमारी या संक्रमण होने पर डॉक्टर या किसी रोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना कोई दवाई ना ले। उपाय या आहार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इससे गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।